बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी, भगवान भरोसे चल रहा है इस समय काम। जून 15 के बाद में भी कब तक कोई निश्चित नहीं है, शायद जुलाई तक एक्सटेंड कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगी। बच्चों, वाकई में मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी, लेकिन ये निश्चित है कि 15 जून के बाद में होगी। उससे पहले होने की संभावना लग नहीं रही है। और देखेंगे भाई, न्यूज़ आ जाएगी आप सभी के पास में और मेरे पास में भी। तब तक, और जैसा आपने न्यूज़ में सुना है कि नीट के एग्ज़ाम शिफ्ट हो चुकी है 4 महीने, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं जो हमारे बस में है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। मैं बस थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करूंगा आप सभी की वीडियोस के माध्यम से। दूसरा, आईपीएल जो है आप सभी को पता है डिले हो चुका है। डिले क्या, अनिश्चित काल तक डिले हो चुका है। भगवान भरोसे है वो भी कि होगा या ना होगा, है ना। बीसीसीआई पे डिपेंड है और कोविड के ऊपर डिपेंड है। तो दुआ करो कि कोविड जल्दी से चला जाए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। वैसे तो कोविड जल्दी से जाने वाला है नहीं, लेकिन स्थिति सामान्य जल्दी से हो जाए, इस चीज़ की दुआ जरूर कीजिएगा, है ना। क्योंकि अब मतलब जिस दर से ये कार्य चल रहा है, ये वाकई में असहनीय है बच्चों। अब सहन नहीं हो सकता बच्चों, हम बहुत पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो सभी के लिए प्रे कीजिए, हो सके तो प्लीज़ प्रे कीजिए कि जो जो इससे पीड़ित हैं या फिर जैसा भी है, बस सब ठीक हो जाए यार। क्या मतलब है किसी के मरने से, हैं। और बीमारी लगे ही क्यों हमें भाई, लगने ही नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ों से, हॉस्पिटल से और पुलिस थाने से दूर ही भले, ठीक है। चलो तो काम करना चालू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम नीट के ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, पीएमटी के। देखो पहले पीएमटी चला करता था, है ना, तो प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और आज वो नीट हो चुका है, तो हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं नीट की एग्जाम में, और आप पाएंगे कि वो क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बस एक छोटे से एफर्ट की ज़रूरत थी और वो आप आसानी से कर सकते थे। चलिए, इसी माध्यम में नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। एक वीडियो मैंने गुलाम के नियम का डाला था, अगर आप लोगों को पता है तो। लास्ट वीडियो जो है मैंने गुलाम के नियम का डाला था। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग सही चल रही होगी। वो बाद में चेक कर लेंगे, एक बार बोर्ड पे कुछ उतार लें, उसके बाद में चेक कर लेंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा। पहला सवाल देखिए, मैं कुछ वो क्वेश्चन देख रहा हूँ, हालांकि सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेरे हाथ में पेपर्स हैं उनमें आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं रेंडमली कुछ क्वेश्चन छांट रहा हूँ जो कि आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो जो सवाल 7वां, 8वां और 9वां सवाल देखेंगे, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या, और पूछ रहा है कि त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा समझिए बच्चों, जब भी आप किसी भी बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को आवेश देते हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश देने पर उसकी सतह पर एक वैद्युत दाब कार्य करने लग जाता है, और उस वैद्युत दाब की दिशा कहाँ की ओर होती है? सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। आप सभी को पता है, पता है नहीं पता? और इस वैद्युत दाब के कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़े टाइम बाद में ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। पहले त्रिज्या थी स्मॉल आर और अब त्रिज्या बढ़ करके कैपिटल आर हो गई, और ये त्रिज्या बढ़ती जाएगी जब तक ये गोला फूट ना जाए, ठीक है। फट जाता है थोड़े टाइम बाद में, ठीक है। आवेश जैसे जैसे देते जाओगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, एक टाइम बाद में फट भी जाएगा, ठीक। तो ये वैद्युत दाब कहाँ की ओर काम किया? बाहर की ओर काम किया। कितना होता है वो और ध्यान में रखो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 नीचे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये वैद्युत दाब बाहर की ओर काम करेगा और इतना काम करेगा, ठीक। बाहर की ओर काम करेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। क्लियर है ये बात? तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? कम हो जाएगी? नहीं, बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही है। क्या होगी? बढ़ जाती है, लगा लीजिएगा। पता चल गया क्या बच्चों? देख लो, CPMT 97 में आया हुआ है, PMT 97, RPMT में भी आया हुआ है, DC कितने सारे क्वेश्चन आए, मतलब कितने सारे में आया हुआ है ये सवाल। 8वां सवाल देखो, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। चित्रानुसार 4 आवेशों को वर्ग ABCD के कोनों पर रखा गया है। केंद्र O पर रखे आवेश पर बल। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि 4 आवेश किसी वर्ग के कोनों पर स्थित हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और ये A है, इस पर प्लस का Q आवेश है, B पर प्लस का 2Q आवेश है,
C पर प्लस का Q आवेश है और माइनस का 2Q आवेश है D पर। पूछ क्या रहा है? केंद्र पर उपस्थित आवेश, केंद्र पर कोई ना कोई आवेश होगा, लेट्स सपोज करो कैपिटल Q मान लो उसे, ठीक है। इस कैपिटल Q आवेश पर जो कि केंद्र पर स्थित है उस पर बल की दिशा क्या होगी? आपको सिर्फ दिशा से मतलब है, परिमाण से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले काम करो भाई, A वाला आवेश प्लस का Q क्या करेगा? प्रतिकर्षित इस तरफ, ठीक है, इसके कारण बल इस तरफ लगेगा। फिर C वाला आवेश प्लस का Q क्या करेगा? प्रतिकर्षित इस तरफ। ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त, खत्म हो गया इन दोनों का सीन। B वाला प्लस का 2Q आवेश क्या करेगा? इस आवेश को प्रतिकर्षित इस तरफ, ठीक है। माइनस का 2Q आवेश क्या करेगा? आकर्षित इस तरफ, अपनी ओर खींचेगा। बताओ, दो बल की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों तो निरस्त हो गए, परिणामी बल इस दिशा में जाएगा, ऐसा, यूं। अगर ऐसा जाएगा तो दिशा क्या होगी? B से D की ओर, BD के अनुदिश। पता चला क्या देवताओं? कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलिए ऑप्शन देखिए क्या आएगा। ये तो दिख रहा है ना, देख लो ऑप्शन। देखो अब ऑप्शन मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो है 0 विकर्ण AC के अनुदिश। सी ऑप्शन देखिए, विकर्ण BD के अनुदिश, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है ना, विकर्ण BD के अनुदिश ही है। आगे देखिए 9वां, अन्य चालकों की अनुपस्थिति में एक चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व। ओके, अन्य चालकों की अनुपस्थिति मतलब अन्य चालकों से कोई मतलब नहीं है, कोई एक आवेश है जिसे आपने कोई आवेश दिया होगा Q, तो उसके कारण उस पर क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय A होता है। अरे यही पढ़ते हो, ठीक। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व वास्तविकता में आवेश के समानुपाती और पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज ध्यान में रखो। इसका एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखो, जैसे कोई बोले कि एक गोला ये है ना, लेकिन इस गोले की शेप में यहां से विकृत कर दूं और एक एरो का निशान ऐसा बना दूं, ठीक। और आपने इस चालक गोले को आवेश दिया है, तो आप बोलोगे सर चालक गोला है, चालक गोले को आवेश देंगे तो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट सही है, 12th में हम यही पढ़ते हैं। लेकिन आगे भी सोचने वाली बात है, इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा कि ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ पर मैं πr² लिख दूं या 4πr² लिख दूं, जैसा भी है, ठीक। कुल मिलाकर के ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या कम होगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो त्रिज्या बहुत कम है, इसकी त्रिज्या तो ये, और इसके लिए गोला छोटा सा ही बनेगा, है ना। ये नुकीले सिरे है ना, इन पर त्रिज्या जो है वो बहुत कम होती है। तो जितने भी नुकीले सिरे हैं वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे त्रिज्या का मान बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, इस वाले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज्यादा है कंपैरेटिवली इस भाग के, मतलब यहां पर आवेश ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इस भाग के, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। नुकीले भागों का पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होता है। उपांत प्रभाव का भी यही कारण है बच्चों। उपांत प्रभाव में सिरों पर ही क्यों जाता है ज्यादा आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व वहां पर ही अलग क्यों होता है, बीच में तो समान होता है? क्यों? क्योंकि सिरों पर कोने होते हैं, कोने होते हैं तो फिर आवेश ज्यादा कहां गया? उन कोनों की तरफ चला गया, ठीक है। चलो उपांत प्रभाव कितना याद है मेरे को नहीं पता, लेकिन ध्यान में रखो, आपको कितना याद है, मेरे को तो याद है। ध्यान में रखिए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आवेश के समानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए तो ऑप्शन समझते हैं हम इसमें। चालक पर आवेश की मात्रा तथा चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती, नहीं दोनों की समानुपाती तो नहीं हो सकता ना। आवेश की मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, ये तो गलत है, आवेश के तो समानुपाती है। चालक पर आवेश की मात्रा के समानुपाती सही चल रहा है, सी ऑप्शन पढ़ रहा हूं। चालक के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल सही है, यही तो बोल रहे हैं हम। अरे यही तो बोल रहा हूं देवताओं, यही तो है ना। चलो काम हो गया। ओके, तो ये थे 7वां, 8वां और 9वां सवाल। हालांकि 10वां सवाल भी है, देख सकते हो मैं बता रहा हूं, लेकिन शायद उसमें नहीं आएगा। किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है कैसे? इलेक्ट्रॉन को दोगे, इलेक्ट्रॉन को हटाओगे। इलेक्ट्रॉन देने पर, जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या किसी पिंड को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। बच्चों PMT का सवाल है 72 का, और एम्स में भी आया हुआ सवाल है 98 में ये, ठीक। तो कुछ इलेक्ट्रॉन अधिक देने पर, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन देने पर, कुछ इलेक्ट्रॉन अधिक देने पर।
फिर एक सवाल और आया हुआ है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, इससे कम नहीं हो सकता। चलिए ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं। चलो एक 12वां सवाल हो रहा है, विद्युत चुंबकीय, वांडर वॉल और स्थिर विद्युत और नाभिकीय बल है ना, इनमें से कौन से दो बलों के कारण न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल रहता है। देखो न्यूट्रॉनों के बीच में, ये सवाल नहीं दिखाई देगा कौन कौन से बल की बात वो कर रहा है, वो और समझिए। वो बोल रहा है विद्युत चुंबकीय बल, वांडरवाल बल। वांडरवाल बल बच्चों वैसे गैसों के बीच में देखा जाता है। गैसों में वांडरवाल पढ़ते हो ना, वांडरवाल समीकरण भी पढ़ा होगा। तो विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और नाभिकीय बल, इनमें से कौन से दो बलों के कारण न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल होता है। इसे वांडरवाल की जगह गुरुत्वीय बल कर देना चाहिए था, गुरुत्वीय बल में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो गौर कीजिए कि न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के पास में कोई आवेश नहीं होता। अगर आवेश नहीं होता तो ये एक दूसरे को आकर्षित भी नहीं करेंगे। कौन से नियम के अनुसार? कूलाम नियम के अनुसार। कूलाम नियम मतलब स्थिर विद्युत बल नहीं लगेगा, तो इन दोनों के बीच में स्थिर विद्युत बल तो नहीं है। चलो इसके पास में द्रव्यमान है क्या? है। और द्रव्यमान होने के कारण एक बल सदैव काम करेगा, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण वाला। और गुरुत्वाकर्षण का बल कैसा है? आकर्षणीय बल है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। पहला बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। दूसरा समझिए, जब न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है तो न्यूट्रॉनों के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। इस स्थिति में नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, और न्यूक्लियर फोर्स की प्रकृति हमेशा क्या होती है? आकर्षणीय होती है। तो गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल वे दो बल हैं जिनके कारण न्यूट्रॉनों के मध्य क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर है ये? तो इसका ऑप्शन वैसे आएगा गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, सी ऑप्शन दे रखा है। ये भी एनसीईआरटी 1978 में आ चुका है। देखो सवाल ऐसे हैं जो आपको पता है। चलिए आगे वाला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, विद्युत आवेश कैपिटल Q को दो भागों में Q1 तथा Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा जाता है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल अधिकतम होगा। हाँ भाई, प्रतिकर्षण बल अधिकतम कब होगा वो सोचने वाली बात है ना। चलिए तो काम करना चालू किया हमने। वो देखो एक बड़ा आवेश है कैपिटल Q और इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया, Q1 में और Q2 में डिवाइड कर दिया, और बोल रहा है कि अगर इन्हें r दूरी पर रखा जाए तो लगने वाला प्रतिकर्षण बल मैक्सिमम कब होगा। ये बात ध्यान में रखना। जब आप किसी एक आवेश को दो भागों में डिवाइड करते हैं और बोल रहे हैं कि इनके बीच में लगने वाला बल अधिकतम कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों आवेशों को बराबर बराबर विभाजित कर दें। ध्यान में रखिए, जब दोनों आवेशों को कैसे विभाजित करें? बराबर बराबर विभाजित करें। तो ये बात ध्यान में रखना, Q1 बराबर भी Q/2 होगा और Q2 बराबर भी Q/2 होगा। अदरवाइज अगर आपको करना है कि सर कॉन्सेप्ट बताओ, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q1 तो ऐसा का ऐसा, और Q2 क्या होगा? Q - Q1 होगा क्या? ये आपकी बुक का सवाल है बच्चों। अगर आप DF डिवाइडेड बाय DQ1 कर दें, कैपिटल Q लिख देता हूँ, Q1 कर दें और उसका मान 0 के बराबर पुट करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। एक बार ये मिलेगी, दूसरी बार फिर ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। एक में से घटा दीजिएगा दूसरे को। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। बल के अधिकतम होने के लिए आवेश के सापेक्ष उसका प्रथम अवकलज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये आप सभी को पता ही है, अपन ने सॉल्व किया है बच्चों। ठीक है, तो दोनों आवेश बराबर विभाजित होने चाहिए। बराबर विभाजित होंगे तो फिर ऐसा विभाजित होंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिए, नीचे R आ रहा है, पहले ऑप्शन में तो नहीं, नीचे 4 और 3 आ रहा है, नहीं। डी ऑप्शन देखिए, Q1 बराबर Q/2 और Q2 बराबर भी Q/2 दिखाई देगा। क्लियर? चलिए 14th वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी। फोर्टीन्थ वाला क्वेश्चन है कि 3 आवेश हैं, 4Q, कैपिटल Q और स्मॉल q, एक सरल रेखा पर 0, L/2 और स्मॉल l स्थिति पर क्रमशः रखे गए हैं। आवेश Q पर परिणामी बल 0 होगा। ओहो, देखो क्या बोल रहा है। ये एक लाइन है, इसका ये 0 वाला बिंदु, ये L/2 वाला और ये L वाला बिंदु।
ठीक है, L/2 और L/2 दूरी पर हो गए। यहाँ पर 4Q आवेश, यहाँ पर कैपिटल Q आवेश है और यहाँ पर एक स्मॉल q आवेश है ना, ऐसे 3 बिंदु और 3 आवेश रखे गए हैं। आवेश Q पर परिणामी बल 0 होगा। इस वाले आवेश पर 0 बोल रहा है, स्मॉल q वाले पे। देखिए परिणामी बल 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, हम बोलते हैं इसके ऊपर 2 बल काम करें, एक इसके कारण और एक इसके कारण। दोनों बलों की दिशा क्या हो, विपरीत होनी चाहिए, तभी जाके परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो 4Q और स्मॉल q है, तो ये स्मॉल q से बना हुआ, मतलब दोनों समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। आंसर है प्रतिकर्षित। तो 4Q के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो तो इस तरफ लगेगा। मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज स्मॉल q पहले लिखा जाता। तो ये हो गया 4Q के कारण प्रतिकर्षण। अब इसके विपरीत बल चाहिए, तो मतलब ये कैपिटल Q इसको क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब कैपिटल Q हो ऋणात्मक। कैपिटल Q क्या हो बच्चों, ऋणात्मक होगा ना, तभी ये आकर्षित कर पाएगा। अगर प्लस का होगा तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, उसी तरफ में चला जाएगा, तो 0 होने की संभावना ही नहीं। इसलिए Q का मान जो फाइनली आएगा वो माइनस में लिखिएगा, ठीक है। और ये FQ इस तरफ लगा। अब क्या करना है, ये दोनों बल परिमाण में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। प्रकृति तो पता चल गई क्या, बल आवेश कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अब आवेश का परिमाण निकाल लो, तो ये दोनों बल परिमाण में क्या हो, बराबर हो। तो हमने लिखा F कैपिटल Q का मान बराबर होना चाहिए F 4Q के। कैपिटल Q मतलब K Q1 का मान कितना Q, Q2 किस पे बल लग रहा है, स्मॉल q पर, बटा क्या भाई, दूरी कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में, L/2 और L के बीच में दूरी कितनी, L/2 और इसका क्या, होल स्क्वायर, बराबर होगा किसके, किसके देवताओं। ये देखो ये K 4Q के कारण, 4Q के कारण पहला आवेश, कौन से आवेश पर, स्मॉल q पर, डिवाइडेड बाय क्या भाई देवताओं, दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L²। ये कॉन्सेप्ट है। K से K की रामायण, स्मॉल q से स्मॉल q की रामायण। कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, ये देखो ये क्या हो जाएगा, L²/4 होगा क्या, 4 ऊपर जाएगा वैसे, और ये 4Q डिवाइडेड बाय क्या है, L²। 4 ऊपर लेकर के जाओ, 4Q डिवाइडेड बाय L² इज इक्वल्स टू 4 स्मॉल q डिवाइडेड बाय L²। L² से L² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। कैपिटल Q का मान परिमाण में स्मॉल q के बराबर, और हमें पता है कि कैपिटल Q की प्रकृति कैसी है, माइनस की, तो अंततः आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। कैपिटल Q का मान कैसा होना चाहिए, माइनस का Q होना चाहिए। कारण पता चला माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये बल आकर्षणीय बल होगा, तभी जाके विपरीत दिशा में काम करेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑप्शन देखिए कौन सा चूज करना है, ए ऑप्शन ही दिख रहा है, माइनस का Q, ठीक है। तो 14 के अंदर माइनस का सॉरी ए लगा लीजिएगा, माइनस का Q आएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। 15वां सवाल पढ़िए सभी, 15th क्वेश्चन। और देखो मैं लगातार मिटाता जा रहा हूं, मैंने वीडियो देखा भी नहीं है, भगवान करे ये वीडियो सही आए बच्चों। हाँ देखो, एक धातु के ठोस पृथकीकृत गोलाकार पर प्लस Q आवेश दिया गया है। गोलाकार पर, अरे एक मिनट, गोलाकार पर आवेश का वितरण, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। एक धातु का ठोस गोला है ना, इसे ऐसा समझिए, एक धातु का ठोस गोला अलग रखा हुआ है, उस पर कितना आवेश दिया हुआ है, कैपिटल Q आवेश दिया गया है। गोलाकार पर आवेश का वितरण, उस गोले पर आवेश का वितरण कैसा होगा, तो ठोस गोला समझिए अंदर से भरा हुआ होगा, है ना, जैसे लोहे की गेंद हो गई जो अंदर से भरी हुई है, पूरा अंदर से लोहा हो गया। जैसे कांच की गोली आती है ना, कांच की कंचियां आती हैं, वैसे ही एक लोहे की कंची मान लो जो अंदर से भरी हुई है, अंदर से लोहा है। जब भी आप ऐसे किसी पदार्थ को जो चालक हो आवेश दोगे, तो आवेश कहाँ जाएगा, सतह पर जाएगा, आवेश के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव वहां जाता है, मतलब उसकी सतह पर चला जाता है, जबकि किसी अचालक को दिया गया आवेश वहीं जाता है जहां उसे आवेश दिया गया है। अंदर दोगे तो अंदर जाएगा, सतह पर दोगे तो सतह पर जाएगा। चलिए आगे काम करते हैं। तो हमें पता चल गया कॉन्सेप्ट। तो बोल रहा है कि आवेश का वितरण जो है वो एक समान किंतु पृष्ठ पर, ये बिल्कुल सही है। आवेश का वितरण कहां पर होगा, एक समान होगा हर जगह और पृष्ठ पर होगा। गोला है तो एक समान होगा, नुकीला तो है ही नहीं ना, ठीक है। 16वां सवाल देखिए,
दो छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक पर कैपिटल Q कूलाम धन आवेश है, एक स्टैंड के हुक से बराबर लंबाई कैपिटल L मीटर की दो विद्युत रोधीय डोरियों से लटकाई गई है। इसे थोड़ा सा तोड़ो। दो छोटी गेंदें हैं, दोनों पर आवेश कितना है, कैपिटल Q है, और इन्हें एक हुक से लटकाया गया है। ये 16वां सवाल है शायद। इन्हें एक हुक से लटकाया गया है और जिस डोरी से लटकाया गया है, डोरी की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, ये L लंबाई की डोरी है और दोनों के पास में कैपिटल Q आवेश है, तो इसके कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए, चूंकि गोली के पास में द्रव्यमान भी होगा तो एक बल कहाँ काम करना चाहिए, नीचे की ओर काम करना चाहिए। ये सभी को पता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहा है, इस समायोजन को एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ले जाया जाता है। ये लो देवताओं, अब रामायण जी भी क्या बोल रहा है कि अंतरिक्ष में ले गए और वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो फिर ये लगेगा क्या, जी तो रहा ही नहीं, स्मॉल जी तो खत्म हो गया। तो ये बल mg नीचे की ओर अब काम ही नहीं कर रहा, तो अब एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है। अगर बल ऐसे ही काम करता रहा तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये दोनों हाथ सीधे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे ये, है ना। तो अब ये ऐसे हो गए यू, ठीक है, इस हुक के पैरेलल। ये भी ऊपर की ओर चला गया, ये भी ऊपर की ओर चला गया, और ये हुक जैसा है ना, इस हुक के पैरेलल में आ गए, ऐसा हो गया। और अब देखो, हुक तो है यहाँ पर, उससे L दूरी ये, और उस हुक से L दूरी ये, टोटल दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 2L है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही लगेगा क्योंकि दोनों के ऊपर समान आवेश था, कैपिटल Q। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों डोरियों के बीच का कोण, दोनों डोरी, एक डोरी इधर है, एक डोरी इधर है, ये बीच का कोण देवताओं कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 180 डिग्री दिखाई दे रहा है मेरे को तो। और डोरियों में तनाव, डोरियों में तनाव कौन से बल के कारण है, वैद्युत बल के कारण है। निकाल लो ना भाई, F = K Q1, Q1 का मान Q, Q2 का मान भी Q, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर देख लो, R की जगह 2L का स्क्वायर लिखूंगा, ये है भाई वैद्युत बल। ठीक है, तो ऐसा मिलता जुलता देख लीजिएगा। हाँ, K की जगह 1/4πε0 देखेंगे तो देखिए ए ऑप्शन 180 डिग्री, ये तो सही दिखाई दे रहा, 1/4πε0 ये भी ठीक है। Q स्क्वायर, हाँ Q स्क्वायर ही होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2L का स्क्वायर, ये लो, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। क्लियर हो गया क्या। 17वां देखिए, 17, दो प्रत्येक एक कूलाम के आवेश को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने से उनके मध्य लगने वाला बल होगा। ये तो देवताओं निहायत ही सिंपल सवाल हो गया। सोचिए, ये पीएमटी में आए हुए सवाल है, मैं कोई अलग से नहीं करवा रहा, मैंने कोई अलग से पेपर नहीं छपवाया, ये पीएमटी में आए हुए सवाल है, मतलब नीट में आए हुए सवाल हैं कभी, और आईआईटी में आया था ऊपर वाला तो 86 के अंदर। लो, तो क्या बोल रहा है, दो आवेश हैं एक एक कूलाम के, तो Q1 और Q2 का मान कितना, 1 कूलाम है, और इनके मध्य की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। बताओ भाई, ऐसा ही है क्या। 17वां सवाल, क्या होगा लगने वाला बल, F = K, K का मान कितना, 9 × 10⁹, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। Q1 × Q2 दोनों का मान बराबर है, बटे R स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁶ होगा। अरे 10⁻³ का स्क्वायर कितना होता है, 10�9 नहीं, 10⁶। सॉल्व करो देवताओं, 9 × 10⁻³ लिख दूँ क्या, मात्रक क्या, न्यूटन। ठीक है, चलो जाते जाते वीडियो को देख ही लेता हूँ, दिखाई तो दे रहा है क्या, भगवान की दुआ है, शायद काम बैठ जाएगा। ओके, हो गया। चलो, तो ये 17वां सवाल भी हो गया। ए ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है मेरे को, 9 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। 18वां देखिए भाई, और आज का अंतिम सवाल है, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। प्लस का 2Q और प्लस का 6, सॉरी Q नहीं है, कूलाम है, +2 कूलाम और +6 कूलाम, दो विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण का बल 12 न्यूटन है। ये लो, एक 2 कूलाम का आवेश और एक 6 कूलाम का आवेश, और इनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है कितने न्यूटन का, 12 न्यूटन का। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक आवेश को -2 कूलाम आवेश दिया जाने पर इनके मध्य बल होगा।
माइनस का 2 कूलाम आवेश दोनों को दो, इसको माइनस का 2 कूलाम दूँ तो 2C और माइनस का 2C कितना हो जाएगा 0 कूलाम। इधर दो 6 कूलाम माइनस का 2 कूलाम कितना हो जाएगा 4 कूलाम। ठीक है, अब बल देखो तो यहाँ पर तो आवेश रहा ही नहीं, आवेश शून्य है तो क्या वैद्युत बल लगेगा, चांस ही नहीं है, अतः लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ भाई 4 न्यूटन, अरे शून्य लगा लो डायरेक्ट, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। आज हमने कुछ 5-6 सवाल ही किए हैं, इसी तरीके से हम और सवाल भी लगातार करते जाएंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक वैद्युत बलों के ऊपर था, तो उम्मीद करता हूँ आपको वैद्युत बल के ये कॉमन क्वेश्चन जो है सवाल जो है समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत बल के और भी सवाल करने वाले हैं। इस तरीके से वैद्युत बल के कुल मिलाकर के 25 या 30 सवाल अपन करने की कोशिश करेंगे, तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। आपकी की गई ये मदद भी बहुत बड़ी है मेरे लिए इस समय। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, अपना ध्यान रखो, परिवार वालों का ध्यान रखो।